राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी के आवास पर उन्हें भारत रत्न से किया सम्मानित। लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान चरम पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के मेरठ से करेंगे चुनावी शंखनाद। वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह आज से राजस्थान के 2 दिवसीय चुनावी दौरे पर। जयपुर में भाजपा लोकसभा कोर कमेटी की बैठक में होंगे शामिल। सीकर में करेंगे रोड शो। नई दिल्ली के रामलीला मैदान में आज विपक्षी इंडी गठबंधन की लोकतंत्र बचाओ रैली। गठबंधन के कई प्रमुख नेता हो रहे हैं शामिल। रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडन की जोड़ी ने जीता मियामी ओपन पुरुष युगल का खिताब। फाइनल मुकाबले में क्रोएशिया के इवान डोडिक और अमेरिका के ऑस्टिन क्राजिसेक की जोड़ी को दी करारी शिकस्त। देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है ईस्टर। ईसाई धर्म के अनुयायी गिरजाघरों में प्रार्थना कर एक दूसरे को दे रहे हैं बधाई। और पूर्वोत्तर भारत में बदल सकता है मौसम का मिजाज। मौसम विभाग ने सोमवार तक तेज वर्षा और तूफान की जताई आशंका। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए विस्तार से अब खबरों पर नजर डालते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी के आवास पर उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। आपको बता दें कि पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी भारत रत्न से सम्मानित किए गए और आप इस वक्त देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनके साथ ही हैं और उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जब वरिष्ठ नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी के आवास पर पहुंची तो उनके साथ कई और दिग्गज चेहरे भी मौजूद थे। लालकृष्ण आडवाणी भाजपा के शिखर पुरुष माने जाते हैं। 1980 में जब वीएचपी ने अयोध्या में राम जन्मभूमि के स्थान पर मंदिर निर्माण के लिए आंदोलन की शुरुआत की थी तो लालकृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में बीजेपी राम मंदिर आंदोलन का चेहरा बन चुकी थी। आप देख रहे हैं कि ये जो तस्वीरें हैं उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है और उनके साथ कई दिग्गज नेता भी मौजूद थे। जगदीप धनखड़ उनके साथ मौजूद थे और वेंकैया नायडू को भी इस वक्त आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त आडवाणी जी के बिल्कुल करीब ही बैठे हैं और उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत रत्न से सम्मानित किया है और ये आज का एक बहुत गौरवान्वित करने वाला पल रहा है, न सिर्फ आडवाणी जी के लिए बल्कि कहना चाहिए कि भारत के लिए भी, क्योंकि लालकृष्ण आडवाणी की जब बात आती है तो ये शिखर पुरुष माने जाते हैं भाजपा के, भारतीय जनता पार्टी के। और आपको यहाँ बता दें कि अपने कार्यकाल में उन्होंने कई ऐसे खास काम किए हैं जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। जिस तरह से अभी हमने आपको बताया कि शुरुआत की थी उन्होंने मंदिर निर्माण के लिए आंदोलन की और उसके बाद ही वो आंदोलन का चेहरा बन गई थी भारतीय जनता पार्टी। और साथ ही लालकृष्ण आडवाणी की जब बात आती है तो उन्होंने राम रथ यात्रा और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र से बात करते हैं। शैलेंद्र, जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी के आवास पर पहुंचकर उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया है, तो कितना महत्वपूर्ण और कितना गौरवान्वित ये पल रहा? निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा मौका है जब हम देख रहे हैं कि आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री, पूर्व गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया है। मौके पर जो लालकृष्ण आडवाणी का आवास है दिल्ली में, वहां पर जब ये कार्यक्रम हो रहा था सम्मान समारोह, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमने देखा कि
तमाम बीजेपी के वरिष्ठ नेता मौजूद थे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी इस सम्मान समारोह के दौरान मौजूद थे। तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा मौका है। हम सब जानते हैं लालकृष्ण आडवाणी का जो एक जीवन रहा है, एक तरह से देखें राजनीतिक जीवन, वो बहुत ही महत्वपूर्ण एक तरह से पड़ाव से गुजरते हुए तकरीबन 7 दशक तक सक्रिय राजनीति में वो रहे और जिस तरह से एक राजनीतिक शुचिता के वो मिसाल के तौर पर जाने जाते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। एक रथी यात्री के तौर पर हम उन्हें राजनीति में देखते हैं। न केवल राम मंदिर आंदोलन के लिए रथ यात्रा लालकृष्ण आडवाणी ने निकाली, बल्कि ऐसी 6 बाद में रथ यात्राएं भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग कार्यक्रमों में लालकृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में निकली और जो विभिन्न अहम पदों पर वो रहे, गृह मंत्री के तौर पर हो, देश के उप प्रधानमंत्री के तौर पर हो, बहुत ऐतिहासिक फैसले उन्होंने लिए। तो निश्चित तौर पर राजनीति में शुचिता के एक मिसाल के तौर पर भी उन्हें जाना जाता है और आज उनके घर पर ये कार्यक्रम रखा गया उनके स्वास्थ्य कारणों की वजह से और हमने देखा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें भारत रत्न से नवाजा। तो बहुत बड़ा मौका है एक तरह से देखें भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं के लिए भी। और हमने लालकृष्ण आडवाणी की बेटी प्रतिभा आडवाणी से भी बातचीत की, वो भी बहुत प्रसन्नचित्त थी इस मौके पर। बिल्कुल शैलेंद्र, अगर हम लालकृष्ण आडवाणी की ही बात करें तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अपने कार्यकाल में उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं जिन्हें यकीनन हमेशा याद रखा जाएगा और भारतीय जनता पार्टी का वो एक चेहरा भी खास रहे हैं। अगर हम उनके संगठनात्मक शक्ति की बात करें और सबको साथ लेकर चलने की बात करें, जो उन्होंने एक बीजेपी में जो उन्होंने एक सोच डेवलप की थी, वो आज भी भारतीय जनता पार्टी में नजर आती है। में एक वो संस्थापक सदस्य के तौर पर जाने जाते हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर कई बार रहे और उन्होंने पार्टी में संगठन के स्तर पर तमाम नेताओं को आगे बढ़ाने का एक तरह से काम किया और हमने देखा कि एक पीढ़ी की पूरी पीढ़ी भारतीय जनता पार्टी में जो बड़े नेता के तौर पर स्थापित हुई आगे जाकर, वो कहीं ना कहीं उनको राजनीति में लाने का या फिर राजनीति में स्थापित करने में योगदान लालकृष्ण आडवाणी का रहा और उनमें से तमाम नेता कुछ राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद तक पहुंचे, तमाम केंद्रीय मंत्रालयों का जिम्मा भी संभाला। तो निश्चित तौर पर भारतीय राजनीति में एक बिरले उदाहरण के तौर पर लालकृष्ण आडवाणी को जाना जाता है कि उन्होंने न केवल एक बड़े बड़े पदों पर देश के लिए काम किया, बल्कि संगठन में, पार्टी संगठन में भी जब काम करते वक्त एक उदाहरण पेश किया कि कैसे टैलेंट के आधार पर कैसे युवाओं को राजनीति में आगे बढ़ाया जाए और उसके लिए उन्होंने पूरी एक पीढ़ी तैयार की जो भारतीय जनता पार्टी में आज हम देखते हैं कि तमाम उच्च पदों पर जो लोग बैठे हैं, राष्ट्रीय पदाधिकारी हों या फिर केंद्र में मंत्री हों, उनमें कहीं ना कहीं लालकृष्ण आडवाणी का एक अहम योगदान रहा। बिल्कुल, अगर आपने बात की कि किस तरह से सबको साथ लेकर चलने की जो उनके अंदर एक शक्ति थी वो आज भी भारतीय जनता पार्टी में नजर आती है। अगर उनके प्रशासकीय अनुभव की बात करें और हम ये उनकी विचारधारा की बात करें तो इस बारे में आप क्या कहेंगे शैलेंद्र? क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी आज भी आडवाणी जी को अपना एक कहना चाहिए कि मानती है उनको पूरी तरह से और आज इसीलिए उनको ये भी कहा गया कि हीरे की जो परख है वो जौहरी को ही हुआ करती है और आज उनको इसीलिए भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया। देखिए, भारतीय राजनीति में आप देखें तो एक शुचिता के उदाहरण के तौर पर ही नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की जो वैचारिक राजनीति है उस धरातल को मजबूत करने और उसे पुष्पित पल्लवित करने का काम लालकृष्ण आडवाणी ने किया। और हम जानते हैं कि जब एक दौर में इस बात की बहुत चर्चा थी कि कौन दल सेकुलर है, कौन दल सेकुलर नहीं है, तब छद्म धर्मनिरपेक्षता जैसे शब्दों का प्रयोग करके लालकृष्ण आडवाणी ने एक तरह से एक विमर्श पैदा किया कि भारतीय राजनीति में तमाम दल ऐसे हैं जो छद्म धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं और हमने देखा कि तमाम मुद्दों और तमाम विषयों पर वो उन्होंने जो अपनी राय रखी या उन्होंने जिन विषयों को उठाया वो राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा बने। ये दिखाता है कि वो दूरदर्शी नेता के तौर पर वो तमाम उन कार्यों को करते थे और निश्चित तौर पर हम सब जब आज उनको भारत रत्न से नवाजा गया है तो सब उनके जो उल्लेखनीय कार्य हैं उसकी चर्चा कहीं ना कहीं हो रही है और यही हम देख रहे हैं कि आज इस कार्यक्रम समारोह में तमाम जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता
वो भी मौजूद थे। तो निश्चित तौर पर लालकृष्ण आडवाणी के बिल्कुल शैलेंद्र, ये कहा जा सकता है कि आडवाणी जी को आज जो ये भारत रत्न से नवाजा गया है वो कहीं ना कहीं उनके आदर्शों और सिद्धांतों का भी एक तरह से सम्मान होता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के और पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को उनके आवास पर पहुंचकर उनको भारत रत्न से नवाजा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक से केंद्रीय गृह मंत्री और पूर्व उप प्रधानमंत्री का सफर तय करने वाले लालकृष्ण आडवाणी अब भारत रत्न हैं। 15 साल की उम्र में 1942 में आरएसएस के एक स्वयंसेवक के रूप में सार्वजनिक जीवन की शुरुआत करने वाले लालकृष्ण आडवाणी को अब जब देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया है तो यह आभास होता है कि इसके लिए इससे बेहतर कोई समय हो ही नहीं सकता था। भारतीय राजनीति में शालीनता और शुचिता के प्रणेता, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के अध्येता, स्वराज से सुराज की संकल्पना के ध्वजवाहक, राजनीति में नैतिक मूल्यों के संवाहक, संघर्ष समर्पण की प्रखर वाणी, भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य, पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी। राष्ट्र और समाज के उत्थान के लिए एक समर्पित जीवन, जिन्होंने अपने राजनीतिक कौशल, संगठनात्मक शक्ति, प्रशासकीय अनुभव और विकासोन्मुखी विचारधारा से भारतीय राजनीति में राष्ट्रवाद की अजस्र धारा का प्रवाह किया। 8 नवंबर 1927 को अविभाजित भारत के सिंध प्रांत में रत्नगर्भा मां भारती के कोख से एक रत्न का जन्म होता है और राष्ट्र निर्माण में उनके अतुलनीय योगदान के सम्मान के लिए 3 फरवरी 2024 को उन्हें भारत रत्न देने का ऐलान होता है। लालकृष्ण आडवाणी का पूरा जीवन निष्काम भाव से राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित है। कराची के सेंट पैट्रिक्स स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा के बाद भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिडुमल नेशनल कॉलेज में दाखिला और फिर 14 साल की उम्र में एक स्वयंसेवक के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक से संबद्धता यह स्पष्ट करती है कि लालकृष्ण आडवाणी को बचपन से ही अपने राष्ट्रीय दायित्व का बोध हो चुका था। आजादी के साथ ही भारत विभाजन की त्रासदी ने लालकृष्ण आडवाणी के संकल्प को और मजबूत किया और भारत आकर वे राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने के संकल्प के साथ राजस्थान में आरएसएस प्रचारक के रूप में काम करने लगे। भारतीय जनसंघ की स्थापना के बाद 1957 में वो अटल बिहारी वाजपेयी के राजनीतिक सहयात्री बने और 1958 से 1963 तक दिल्ली प्रदेश जनसंघ में सचिव के पद पर रहे। 1960 से 1967 तक जनसंघ द्वारा प्रकाशित मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में बतौर पत्रकार उनकी लेखनी ने राष्ट्रीय विमर्श के अनेक मुद्दों पर प्रबुद्ध जनों का ध्यान आकर्षित किया। अप्रैल 1970 में बतौर राज्यसभा सदस्य के रूप में शुरू हुई लालकृष्ण आडवाणी की संसदीय यात्रा राजनीतिक शुचिता का पर्याय है। आपातकाल में गिरफ्तारी, लंबी कैद और आपातकाल के बाद जनता पार्टी सरकार में सूचना प्रसारण मंत्री का पदभार गैर कांग्रेसी राजनीति में लालकृष्ण आडवाणी के कद को 1970 के दशक में ही स्थापित कर देते हैं। देश को नए राजनीतिक विकल्प के संकल्प के साथ 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना से ही लालकृष्ण आडवाणी ने संगठन को सशक्त बनाने में अपनी पूरी ऊर्जा लगा दी। 1980 में जब विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या में राम जन्मभूमि के स्थान पर मंदिर निर्माण के लिए आंदोलन की शुरुआत की तो लालकृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर आंदोलन का चेहरा बन गई। 1980 से 1990 के बीच भाजपा को एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनाने के लिए लालकृष्ण आडवाणी ने अनथक परिश्रम किया और इसका परिणाम तब सामने आया जब 1984 में महज 2 सीटें हासिल करने वाली पार्टी को 1989 लोकसभा चुनाव में 86 सीटें मिली। 1992 में भाजपा को 121 सीट, 1996 में 161 सीट हासिल हुई और आजादी के बाद पहली बार बीजेपी सबसे अधिक संख्या वाली गैर कांग्रेसी विकल्प के रूप में भारतीय जनमानस पर अंकित हुई। 1996 में अटल जी के नेतृत्व में एनडीए की 13 दिन की सरकार, 1998 में बीजेपी की 182 सीटों के साथ एनडीए की 13 महीने की सरकार और 1999 के मध्यावधि चुनाव के बाद अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में 5 साल तक चली एनडीए की सरकार के मुख्य शिल्पकार लालकृष्ण आडवाणी रहे। लालकृष्ण आडवाणी ने गृह मंत्री का पदभार संभाला और बाद में बतौर उप प्रधानमंत्री सामाजिक नीतियों के निर्माण के सूत्रधार रहे।
सीमा पार आतंकवाद का मुंहतोड़ जवाब देना हो या फिर विश्व में भारत के स्वाभिमान की स्थापना, लालकृष्ण आडवाणी ने अपने निर्णयों से भारतीय राजनीतिक क्षितिज पर अमिट रेखा खींची। भारत और पूरी दुनिया ने राजनीति में अटल आडवाणी के युग को देखा, जिसके मूल में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, समावेशी विकासवाद और राष्ट्र निर्माण का संकल्प निहित था। लालकृष्ण आडवाणी ने राम रथ यात्रा, जनादेश यात्रा, भारत सुरक्षा यात्रा, स्वर्ण जयंती रथ यात्रा और भारत उदय यात्रा से भारतीय राजनीति में रथ यात्रा के जरिए व्यापक जन आंदोलनों की नई परिपाटी शुरू की। सोमनाथ से अयोध्या की राम रथ यात्रा ने भारतीय जनमानस को सांस्कृतिक दास्ता की बेड़ी को तोड़ फेंकने के लिए प्रेरित किया और उसी की सकारात्मक परिणति को आज पूरी दुनिया ने दिव्य भव्य नव्य राम मंदिर के रूप में देखा है। आज मां भारती के साथ साथ कोटि कोटि भारतीय हर्ष से आनंदित है। अश्विनी मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव के बीच तमिलनाडु में कच्चा थिपू द्वीप श्रीलंका को सौंपे जाने का मुद्दा गर्मा गया है। आरटीआई से मिले जवाब में खुलासा हुआ कि 1974 में तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने एक समझौते के तहत कच्चा थिपू द्वीप श्रीलंका को सौंप दिया था, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कच्चा थिपू द्वीप के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि हर भारतीय के लिए आंखें खोलने वाली और चौंका देने वाली तथ्य है। नए तथ्यों से पता चलता है कि कैसे कांग्रेस ने बेरहमी से कच्चा थिपू को छोड़ दिया। इससे हर भारतीय नाराज है और लोगों के मन में ये बात बैठ गई कि हम कांग्रेस पर कभी भरोसा नहीं कर सकते। भारत की एकता, अखंडता और हितों को कमजोर करना 75 वर्षों से कांग्रेस का काम करने का तरीका रहा है। कच्चा थिपू द्वीप को श्रीलंका को सौंपने के फैसले को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, कांग्रेस ने कच्चा थिपू स्वच्छता से छोड़ा है और उन्हें इसके कोई भी पछतावा नहीं है। कभी कांग्रेस का कोई सांसद देश को बांटने की बात करता है तो कभी भारतीय संस्कृति और परंपराओं को बदनाम करता है। इससे पता चलता है कि वे भारत की एकता और अखंडता के खिलाफ हैं। वे केवल हमारे देश को बांटना या तोड़ना चाहते हैं। और इस वक्त हमारे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार अखिलेश सिंह जुड़ चुके हैं। अखिलेश सिंह जी से बात करते हैं। नमस्कार सर, डीडी न्यूज पर आपका स्वागत है। और जैसे कि अभी थोड़ी ही देर पहले हम बात कर रहे थे आपके साथ कि कच्चा थिपू द्वीप मामले में पीएम का सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट आया है और कांग्रेस ने उसे स्वेच्छा से, जैसे कि अभी पता चला, कि दे दिया था। लेकिन आज की अगर हम बात करें, आज के परिप्रेक्ष्य की बात हम करें, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, इस समय लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं और ये मुद्दा तमिलनाडु के लिए काफी अहम है और इससे संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो विदेश मंत्रालय ने अभी इसी साल 12 मार्च को जो तमिलनाडु के बीजेपी प्रेसिडेंट हैं के अन्नामलाई, उनके एक क्वेश्चन के जवाब में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स उनको प्रोवाइड किए हैं जी। और जिसके आधार पर आज हमारे यहाँ एक स्टोरी भी छपी है टाइम्स ऑफ इंडिया में, और किस तरह से हमारे देश की एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की जमीन को 1974 में इंदिरा गांधी की सरकार ने बड़ी आसानी से, एक तरह से यूं समझिए कि गिफ्ट कर दिया श्रीलंका की सरकार को, बावजूद उसके कि जो लीगल एक्सपर्ट्स थे, जो हमारी परंपराएं थी, उनके अनुसार से जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स थे, वो सब कुछ भारत के फेवर में थे। बावजूद उसके 1974 में इंदिरा गांधी की सरकार ने श्रीलंका को उसको दे दिया बिना किसी कंडीशन के, एक एग्रीमेंट के तहत जी। कच्चा थिपू रामेश्वरम और जाफना के बीच का एक 300 एकड़ का एक लैंड है, जहां पर एक चर्च भी है, और वो दोनों देशों के मछुआरों के लिए एक, आप यूं समझिए कि कभी जाल सुखाना या कभी अगर वो रेस्ट लेना चाहें, उसके वजह से उसका यूज होता है। वहां पर कोई हैबिटेशन नहीं, कोई आबादी नहीं है। लेकिन अगर आप हिस्टोरिकल फैक्ट्स देखेंगे तो जो रामनाट के राजा थे, उनकी वो जमीन थी शुरू से, और 1948 में जब प्रिंसली स्टेट्स का मर्जर हुआ तो उसके हिसाब से वो लैंड भी भारत का हिस्सा होना चाहिए था। लेकिन किस तरह से उस पूरे भारत के क्लेम की अनदेखी की गई और अल्टीमेटली 1974 में वो श्रीलंका का हिस्सा बन गया।
तो एक बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है जब हम बात करते हैं देश के अपने सीमाओं की, उनकी रक्षा की, और बहुत सारे एलिगेशंस, काउंटर एलिगेशंस लगते हैं। चुनाव में ये मामला काफी गर्म होता है। तमिलनाडु के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहां की असेंबली में इनफैक्ट अगर आपको याद हो, पिछले साल 11 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में पार्लियामेंट में भी इस मुद्दे को उठाया था कि किस तरह से काचाट्यू के उस टुकड़े को, हमारा जो भारत का हिस्सा था, उसको कांग्रेस की सरकार ने 1974 में, इंदिरा गांधी की सरकार ने उसको उनको गिफ्ट कर दिया था, उनको दे दिया था बिना किसी कंडीशन के। और पार्लियामेंट में को भी उसमें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, ना उस विषय पर कोई बहुत ही विस्तारित तौर पर डिबेट हुई। एक बार एक वाकया और भी सामने आया कि जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी तो पार्लियामेंट में इस मुद्दे पर एक डिबेट शेड्यूल्ड थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उस डिबेट में नहीं आई। और उस समय के तत्कालीन जो विदेश मंत्री दिनेश सिंह थे, उन्होंने बताया कि कैबिनेट मीटिंग की वजह से इंदिरा गांधी आज नहीं आ पाई है। तो ये भी एक बहुत बड़ा, उस समय रवि रे, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे दावर नेता उस समय पार्लियामेंट में थे, और उन्होंने इस चीज को बहुत ही स्ट्रांगली कहा था कि किस तरह से हमारी जमीन को आप श्रीलंका को दे रहे हैं, लेकिन आप पार्लियामेंट को भी कॉन्फिडेंस में नहीं ले रहे हैं। और ये मुद्दा जब शेड्यूल्ड था तो कम से कम प्राइम मिनिस्टर को यहाँ पर होना चाहिए था। बिल्कुल, आपके ही लेख पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ट्वीट किया है, जिसमें काफी सारे तथ्य निकल कर आए हैं। अगर हम इस एग्रीमेंट की बात करें, क्योंकि आपको इस बारे में पूरी जानकारी है और सभी चीजों के बारे में आप जानते हैं, तो अगर जो एग्रीमेंट हुआ था साथ में श्रीलंका के बीच, तो उस एग्रीमेंट में क्या कुछ खास बातें थी, कौन सी बात निकल कर सामने आई थी? देखिए, एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो डॉक्यूमेंट्स हमारे हाथ आए हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, और ये बड़ी ही एक विचित्र स्थिति है। थोड़ा सा मैं ये कहूंगा कि एक तरह की जो इनसेंसिटिविटी कही जाएगी कि हमारे देश के एक भूभाग को किस तरह से एक पड़ोसी देश को दे दिएगा, ये कह करके कि हम अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध खराब ना हो, इसके लिए हमको छोटे मोटे सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं, और इस जमीन को दे दिया गया। 1961 में ये मुद्दा, अगर आप हिस्टोरिकल फैक्ट्स देखेंगे तो 1875 से 1948 तक रामनाथ के राजा के पास इसका पूरा अधिकार था, और जब प्रिंसली स्टेट्स का मर्जर हुआ तो ये भारत का हिस्सा होना चाहिए था। श्रीलंका और भारत के बीच में ये मुद्दा चलता रहा, लेकिन 1961 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जो उस समय के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा कि ठीक है, हमारा हिस्सा है या नहीं है ये डिस्प्यूटेड है, लेकिन ना वहां आबादी है, उस छोटे से भूभाग का हमारा कोई यूज नहीं है, और इसलिए हमें इस पर अपना भारत का क्लेम को गिव अप करने में कोई परहेज नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया, एक बाकायदा नोट के थ्रू दिया, और बावजूद उसके कि 1960 में उस समय के जो हमारे अटॉर्नी जनरल थे, MC सेटलवार्ड, उन्होंने कहा था कि अगर आप फैक्ट्स देखेंगे, डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, तो भारत का क्लेम बहुत मजबूत बनता है। लेकिन पंडित नेहरू ने जिस तरह से उसको हल्के में लिया, उसकी गंभीरता को नहीं समझा, और कहा कि हम इतने छोटे भूभाग को लेकर के श्रीलंका से अपने संबंधों को नहीं खराब कर सकते हैं। बाद में उसके, क्योंकि ये मुद्दा बार बार चलता रहा, 1968 में इंदिरा गांधी ने पार्लियामेंट को आश्वस्त किया कि हम असर्ट तो नहीं करेंगे, लेकिन हम अपने क्लेम्स को गिव अप भी नहीं करेंगे, और एक बैलेंस्ड स्टैंड लेकर के चलेंगे। लेकिन अचानक 1974 में बिना देश को बताए, बिना पार्लियामेंट को बताए, एक एग्रीमेंट होता है श्रीलंका के साथ, और उसके तहत वो जमीन श्रीलंका को दे दी जाती है। एक ऐसी जमीन जहां पर दोनों देश के मछुआरों के आने जाने का पूरा फ्रीडम थी, पूरी आजादी थी, कोई वीजा का कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन अचानक 1974 में उस जमीन को एक एग्रीमेंट के तहत श्रीलंका को दे दिया गया, और भारत के जो लोग थे उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस इंपोज हो गए। अब उनका आना जाना वहां पर बैन हो गया, और इसी तहत आप देखेंगे कि जो भी आपने सुना होगा कि भारतीय मछुआरों को पकड़ा गया, वो उसको वायलेशन मान करके श्रीलंका के
सरकार उनके खिलाफ एक्शन लेती है। बिल्कुल अखिलेश जी, जैसे कि हमने देखा कि आपने एक बहुत अच्छा ऐसा लेख लिखा है जिसमें कई चीजें निकलकर सामने आ रही हैं कि उस वक्त की जो सरकार थी उसने ऐसा क्यों किया था। जैसे कि अभी आपने बताया भी कि हम चाहते थे कि जो श्रीलंका के साथ जो ताल्लुकात हैं, जो एक संबंध बने हुए हैं, वो सही रहें। लेकिन अगर क्योंकि आपके पास पूरी जानकारी है तो हम जानना चाहेंगे कि क्या वाकई यही एक रीजन रहा या इसके पीछे कोई और भी कहानी थी। देखिए, बहुत ही स्पेसिफिक तरीके से कहना ठीक नहीं होगा कि क्या वजह थी, लेकिन हमारे पास इंटरनेशनल कोर्ट है, हम कहीं भी जा सकते थे। हम उस पर एक बायलैटरल इश्यूज को आपस में बैठ करके डिस्कस करके उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते। और इन सब के पीछे सबसे बड़ी चीज है कि जब आपकी पार्लियामेंट है जी, उस पर सारी पार्टी चाहती है कि उस पर बहस हो, सारे फैक्ट्स सबके सामने आए, देश को जानकारी हो कि एक हमारी जमीन है जिसको जो डिस्प्यूटेड है उस पर देश का कॉन्फिडेंस लेना चाहिए था। लेकिन ये सब ना करके गोपनीय तरीके से एक समझौता हुआ और उसको दे दिया गया। क्लेम केवल एक ही था कि हम अपने पड़ोसी देश के साथ संबंध ठीक रखना चाहते हैं। अगर हम पड़ोसी देश के साथ संबंध ठीक रखने की बात करें तो जो भी आज जो हमारे डिस्प्यूट्स हैं, जो बॉर्डर के जो इश्यूज हैं जी, तो हमें सब कुछ छोड़ देना चाहिए। तो फिर तो कोई मुद्दा ही नहीं रह जाएगा जो हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनके बीच में। अगर हम इसी तरह से अपनी जमीन को छोड़ते जाएंगे तो फिर तो जो हमारी संप्रभुता है उसके ऊपर बहुत बड़ी एक चुनौती, उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। तो जिस तरह से दिया गया आज की तारीख में देखिए, और सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग आपको पहलू ये बताएं, जो डॉक्यूमेंट्स आरटीआई के थ्रू आए हैं उसके बेसिस पर मैं आपको बता रहा हूं कि 1974 में जब ये एग्रीमेंट हुआ तो उस समय की तत्कालिक जो तमिलनाडु में सरकार थी, डीएमके की, उनको भी कॉन्फिडेंस में लिया गया। बाकायदा एक डेलीगेशन एमईए का गया, चीफ मिनिस्टर के साथ मीटिंग की और पूरे मिनट्स जो एग्रीमेंट के मिनट्स थे उनको ब्रीफ किया गया। उसके बाद ये एग्रीमेंट साइन हुआ। आज डीएमके ने अपना स्टैंड चेंज कर लिया है। प्रधानमंत्री से बार बार कहते हैं कि आप इस मुद्दे को टेकअप करिए, श्रीलंका से बात करिए। अब जब आपके कंसेंट से उस जमीन को गिफ्ट कर दी गई तो आप किस तरह की बात करने की कवायद कर रहे हैं, किस तरह की बात करने की आप की चर्चा कर रहे हैं। जी, जी। एक तरफ तो आपने उस जमीन को जाने दिया, आपने उस पर पूरा अपना कंसेंट दिया। उस मीटिंग के जो एम करुणानिधि उस समय चीफ मिनिस्टर थे और जो एमईए के जो ऑफिशियल्स थे उनके साथ जो मीटिंग हुई उसके बाकायदा मिनट्स इस पूरे डॉक्यूमेंट्स में उपलब्ध हैं। किस तरह से डीएमके की सरकार को कॉन्फिडेंस मिल गया। आज आप कहते हैं कि उस जमीन के बारे में वापस लाने की चर्चा करिए। तो ये जो विरोधाभास है डीएमके और कांग्रेस का, ये निश्चित रूप से उनको भारी पड़ेगा। तमिलनाडु में ही नहीं, मैं कहता हूं कि इस पूरे देश के जो राजनीतिक माहौल है, जो लोकसभा के चुनाव है या आगे भी, ये उनके लिए जवाब देने में काफी कठिनाई होगी। क्योंकि देखिए 11 अगस्त लास्ट ईयर प्राइम मिनिस्टर ने जब इस मुद्दे को पार्लियामेंट में उठाया जी, तो सब लोग सरप्राइज थे कि ये कौन सी बात कहां से सामने आई है जी। और जब उसको रिसर्च किया गया, उसके बारे में पढ़ाई की गई तो पता चला कि उस तरह से हमारे भूभाग को अपने पड़ोसी देश को दे दिया गया। बिल्कुल। तो अब ये है कि इस समय माहौल, राजनीतिक माहौल गर्म है, लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं। अन्नामलाई के ही आरटीआई के जो क्वेश्चन है उसके जवाब में ये आंसर आया है। तो तमिलनाडु में निश्चित रूप से, और जो भी सरकार वहां रही है, बार बार ये वहां की विधानसभा में मुद्दा उठता रहा, लेकिन ये कोई आसान अब नहीं रह गया है श्रीलंका से उसको रिक्लेम कर पाना। ये बहुत कठिन एक प्रयास होगा। वो कैसे ले पाएंगे, क्या कर पाएंगे, उस पर क्या संभावनाएं हैं, ये तो समय बताएगा। लेकिन ये है कि बीजेपी के लिए और डीएमके कांग्रेस के जो भी विरोधी दल हैं उनके पास, उनको टारगेट करने के लिए, उनकी जो कमियां हैं उनको उजागर करने के लिए इस लोकसभा चुनाव में एक बहुत बड़ा मुद्दा बीजेपी और जो डीएमके कांग्रेस के विरोधी अन्य पार्टियां हैं। बिल्कुल अखिलेश जी, एक सवाल और उठता है कि जब ये एग्रीमेंट हुआ तब इसमें कुछ अधिकार भी दिए गए होंगे, तो क्या कोई अधिकार इस तरह से दिए गए कि आजीविका के लिए या फिर जो मछुआरे हैं उनको वहां आने जाने की कोई आजादी, किस तरह के अधिकार थे उस एग्रीमेंट में? ये एक कहा गया कि जो हमारे देश के मछुआरे हैं, तमिलनाडु से जो फिशरमैन है, उनको जाने आने में कोई पाबंदी नहीं होगी। वो बेरोक जा सकेंगे, उसमें वीजा की कोई जरूरत नहीं होगी जी। लेकिन बाद में श्रीलंका ने अपना स्टैंड चेंज कर लिया। बाद में श्रीलंका ने कहा
कि हम इस तरह की कोई बात नहीं है, वो जमीन पूरी तरह से हमारी है और भारत का चूंकि उस पर कोई क्लेम नहीं है। उन्होंने बाकायदा ये भी कहा कि मद्रास की सरकार ने कोई डॉक्यूमेंट हमको दे नहीं पाई जिससे ये साबित हो कि रामनाथ के राजा के रेवेन्यू कलेक्शन राइट्स उस पर थे जी। ये साबित नहीं कर पाए। तो श्रीलंका ने अपना पूरी तरह से स्टैंड चेंज कर लिया और अब इस समय जो भी बात कही गई थी 1974 के एग्रीमेंट में कि हमारे मछुआरों को आने जाने की, यानी एक तरह से वो एक बीच का हिस्सा होगा जी। वो बुरी तरह से अब इस समय पलट चुका है। स्थितियां वहां बदल चुकी हैं और वहां पर रिस्ट्रिक्शंस हैं आने जाने पर। जो हमारे भारतीय मूल के निवासी हैं, जो हमारे नागरिक हैं, अगर वहां जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। बिल्कुल। अब तो ऐसी स्थिति में अखिलेश जी, ऐसी स्थिति में अगर हम भारत सरकार की बात करें तो क्या इसका रुख हो सकता है और जो कानूनी पहलू हैं वो क्या कुछ निकलकर सामने आ सकते हैं? देखिए, इसमें एक ऑप्शन ये है कि आप इंटरनेशनल कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन उसमें चूंकि इतने समय पहले करीब 5 दशक हो गए, आपने 4 साढ़े 4 दशक हो गए, आपने उस जमीन को उनको दे दिया गया, उनका पूरी तरह से उस पर अधिकार है और ऐसे समय में आप उस पर अपना दोबारा क्लेम करें उस भूभाग पर, तो ये डिपेंड करता है कि कितना स्ट्रांगली आप अपनी केस को एडवोकेट कर पाते हैं, कितना मजबूती से आप अपनी केस को रख पाते हैं। लेकिन ये है कि ये आसान अब नहीं रह गया है जी। जिस समय आसान था, जिस समय कहा गया कि हमारा केस मजबूत है, 1960 में वहां उस समय के एडवोकेट जनरल ने कहा कि हमारा केस मजबूत है साहब, हमको इस पर अपना क्लेम बनाए रखना चाहिए, कि हमें क्लेम करना चाहिए। उस समय तो हमने कुछ नहीं किया, गिव अप कर दिया। अब ये 4-5 दशक पुरानी बात हो गई, अब दोबारा से आप उस पर क्लेम करेंगे, उसको आप देश में जो डीएमके की सरकार थी उन्होंने उसको दे दिया, उनका पूरा कंसेंट लिया गया, तो अब नए सिरे से इसकी कवायद शुरू होगी। अब उसका रुख क्या होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जो आज की सरकार है, प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरह से ट्वीट किया है, जो जिस तरह से एग्रेसिव उनका जो ट्वीट है और जिस तरह से उन्होंने इस मुद्दे को उठाया, मुझे लगता है कि निश्चित रूप से सरकार को इस मुद्दे को उठाना चाहिए जी। और इसको टेकअप करना चाहिए, क्योंकि बेटर लेट देन नेवर एक कहावत है जी। कि बिल्कुल ही पूरी तरह से छोड़ देने से बेहतर होगा कि हम एक नई शुरुआत करें और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे पास अगर फेवरेबल हैं तो उनको दिखा करके और उसको क्लेम करने की कोशिश की जाए। हाँ, बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि इलेक्शन के टाइम में एक बार फिर से कांग्रेस को एक धचका सा लगता हुआ महसूस हो रहा है, जब से ये तथ्य निकलकर सामने आए हैं कि उस वक्त बहुत आसानी से जो हमारी जमीन थी, जो हमारा हिस्सा था, वो दे दिया गया था। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये एक इनके लिए जवाब देने में, क्योंकि अभी आप बात करते हैं कि लद्दाख में चाइनीज आ गए और तमाम तरह किस तरह के आप क्लेम्स, डिस्प्यूटेड क्लेम्स आप करते हैं, आप एलिगेशंस लगाते हैं कि पहले हमारी सीमा यहाँ थी, पहले हमारी सीमा यहाँ थी। लेकिन जिस तरह से 1974 में उस लैंड को दिया गया, ये अपने आप में एक बहुत ही स्टार्टलिंग है, एक बहुत ही सरप्राइजिंग है, क्योंकि कोई वजह होनी चाहिए, कोई ऐसी पॉलिटिकल मजबूरी हो, कोई ऐसा इशू हो जिसकी वजह से आप ऐसा वो करें, ऐसा स्टैंड लें। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप इतना बड़ा स्टैंड ले रहे हैं तो कम से कम आपको अपनी पार्लियामेंट को, अपने देश के नागरिकों को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। वो चाहे तमिलनाडु का बॉर्डर हो, चाहे आप कश्मीर का बॉर्डर हो, भारत भूभाग एक है और जो हमारी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की जुड़ी चीजें, एक सबसे बड़ा पहलू आपसे बताएं, क्योंकि ये जमीन पाक स्ट्रेट में है और वहां पर चाइना की गतिविधियां इस समय काफी तेजी से बढ़ी हुई हैं, वहां पर उनकी कॉमर्शियल एक्टिविटीज हो रही हैं, श्रीलंका के साथ मिलकर उनके काम हो रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है, सुनने में आया है कि काचा टेऊ पर भी वो कुछ काम करना चाहते हैं। तो एक ऐसी जमीन जिस पर आपकी करीब सैकड़ों वर्षों तक आपका अधिकार था, आपके जो स्थानीय राजा थे उनका अधिकार था जी। वो अचानक से दूसरे देश को दे दी गई और उस पर चाइना, जो कि एक इतना होस्टाइल कंट्री है, उसकी कॉमर्शियल एक्टिविटी वहां पड़ोस में हो रही है। तो ये कोई आसान नहीं है और जो वहां पर सामरिक स्थिति है उसके हिसाब से भारत को बहुत मजबूती से, मैंने कहा अभी आपसे कि बेटर लेट देन नेवर, ठीक है देर हो गई लेकिन शुरुआत करनी चाहिए, उसको क्लेम करने का एक कवायद शुरू होनी चाहिए और अगर हमारे देश का हिस्सा था तो वो दोबारा हमारे देश के पास आना चाहिए।
बिल्कुल अखिलेश, ये कहा जा सकता है कि इस वक्त जो कांग्रेस पार्टी है वो पूरी तरह से जवाबदेह है इस मुद्दे पर कि उस वक्त ऐसा क्यों किया गया था, जो हमारा हिस्सा था वो क्यों दे दिया गया था इतनी आसानी के साथ। और आज जैसे कि हम जानते हैं कि एक गठबंधन जो आज जिसकी रैली भी है और पूरी तरह से हमारे सामने है और अपनी शक्ति का वो प्रदर्शन भी करने जा रहे हैं आज, तो ऐसे में अगर इस मुद्दे का उन्हें जवाब देना पड़ेगा तो कहा जा सकता है कि आज कांग्रेस एक बार फिर से सवालों में घिरती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, एक जो विरोधाभास है उनका, जो बार बार बॉर्डर इश्यूज को उठाते हैं, बॉर्डर इश्यूज के बारे में, लद्दाख के बारे में उठाते हैं, बहुत सारी, बल्कि पार्लियामेंट में इस मुद्दे पर चर्चा की बात हुई थी। कई बार डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने उसका रिप्लाई भी किया। उन्होंने कहा कि 1 इंच भी भूभाग भारत का किसी के पास नहीं गया है, हमारी जो सीमाएं थी जहां जैसी थी वैसे ही बरकरार हैं। लेकिन कांग्रेस ने, उनके जो सपोर्टिंग पार्टीज हैं, उन्होंने लगातार उस मुद्दे को उठाया। अब चूंकि आप बार बार सीमा से संबंधित बॉर्डर इश्यूज को उठाते हैं, तो ये जो 1974 में आपने किया, आपकी सरकार ने किया, इंदिरा जी की सरकार ने किया, आप उसको कैसे जस्टिफाई करते जी? ये एक बहुत बड़ा एक पॉलिटिकल वेपन बीजेपी और उनकी जो सपोर्टेड पार्टीज हैं उनके पास है, जो कि निश्चित रूप से तमिलनाडु की जो पॉलिटिक्स है, तमिलनाडु में जो इस समय डीएमके की सरकार है, जो एक तरह से भागीदार थी 1974 में जो भूभाग कचाठीव का श्रीलंका को दिया गया, उसमें उनका भी कंसेंट था। तो चाहे वो कांग्रेस हो चाहे डीएमके हो, दोनों अलायंस में उनको इस चुनाव में जवाब देने में काफी कठिनाई होगी। और बीजेपी के पास एक बहुत बड़ा मुद्दा है उनके खिलाफ उठाने का, लेकिन निश्चित रूप से इस पर आगे एक कवायद होनी चाहिए। और उस आज के समय में देखिए, इसको आप बलपूर्वक नहीं कर सकते हैं। हमें अपने पड़ोसियों से संबंध भी अच्छे बनाए रखते हैं, लेकिन उसका लीगल प्रोसेस है, लीगल तौर तरीके हैं, और उसके माध्यम से उसे क्लेम करने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए अखिलेश जी, और इस पूरे मुद्दे पर बहुत तफसील से हमसे बातचीत करने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं और फिर से हम आपको एक बार फिर से याद दिला दें, आपको बता दें, जिस तरह से हम अभी थोड़ी ही देर पहले बात कर रहे थे कि भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से नवाजा गया है, उन्हें भारत रत्न दिया गया है और सर्वोच्च सम्मान से उन्हें सम्मानित किया गया है। अभी थोड़ी ही देर पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू खुद उनके आवास पर पहुंची थी और उन्हें ये सम्मान दिया था, और साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके साथ मौजूद थे। और आपको बता दें कि इस मुद्दे पर, इस खास आज का जो ये एक खास पल रहा है, जो गौरवान्वित ये पल रहा है, उस पर हमसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं राम कृपाल जी, जो एक वरिष्ठ हमारे पत्रकार हैं। नमस्कार सर। जैसे कि अभी हमने देखा कि एक बहुत ही गौरवपूर्ण ये पल रहा है, भारत रत्न लाल कृष्ण आडवाणी, उनको ये रत्न दिया गया है। भारत रत्न अब कहलाएंगे लाल कृष्ण आडवाणी, जो कि थे भी, लेकिन ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी, जो कि जिसको एक जौहरी कहा जा रहा है, जौहरी को ही हीरे की पहचान होती है, और आज इसीलिए लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। क्या कहेंगे आप? निश्चित रूप से आडवाणी जी उसके हकदार थे बहुत पहले से। इस चीज को बीजेपी में ही रहे जनसंघ के दौर से जी, तो देर से ही सही लेकिन दुरुस्त बीजेपी ने यह सम्मान उनको दिया, जो उनको बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। तो मैं समझता हूं कि ये आज की वर्तमान पीढ़ी को सबको पता है आडवाणी जी का योगदान कितना रहा है भारतीय राजनीति में, भारतीय राष्ट्र राज्य को समृद्ध बनाने में, इसको अपनी पहचान दिलाने में जी। आज जो भारत जहां पे खड़ा है, जिस तरह से दुनिया में मोदी जी ने उसकी इज्जत बढ़ाई है जी, उसकी नींव बहुत पहले से जिन लोगों ने रखी थी, अटल जी और आडवाणी जी, उसमें से ये दो नाम बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं जी। और मैं तो ये कहूंगा कि जो आज की तारीख में जो भारत है, मोदी जी के नेतृत्व में जहां हम पहुंचे हैं, पिछले 10 वर्षों से जो सरकार है, एक हमारा जो आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, जिस तरह से हम विकास के पथ पर निरंतर बढ़ रहे हैं, इसके लिए
अगर किसी के संघर्ष को सबसे नंबर 1 जगह दी जाएगी तो वो है लालकृष्ण आडवाणी जी। बिल्कुल। शुरू परिस्थितियों में जब बिल्कुल बीजेपी को कोई कुछ नहीं था, जब वो 84 के चुनाव में 2 सीटें रह गई थी, कांग्रेस को 400 सीटें मिली थी जी। दूसरा कोई होता नेता तो वो पस्त हो जाता, पशेमा हो जाता, लेकिन आडवाणी जी 86 तक आते आते वो निकले और एक बड़ी लकीर उन्होंने खींची जी। जिस तरह का संघर्ष उन्होंने किया, आगे बढ़े और भारतीय जनता पार्टी को नया जीवन दिया। उसके पहले जब जनता पार्टी थी तो उसमें भी बहुत महत्वपूर्ण पद पर थे वो, सूचना मंत्री थे, अटल जी की सरकार में वो उप प्रधानमंत्री थे। तो मैं यही कहूंगा कि सोमनाथ से जो उनकी यात्रा चली थी जी, वो देखिए, मैं उसको किसी धर्म से नहीं, लेकिन एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण की वो यात्रा थी। इस हिंदुस्तान में, हमारे देश में एक बहुत सदियों से, जब से हम एक गुलामी की परंपरा कहीं ना कहीं से हम सब कुछ था, हम आर्थिक रूप से तो ठीक है धीरे धीरे बढ़ रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारी एक सांस्कृतिक पहचान थी जी, हाँ, हम बहुत डिफेंसिव ढंग से, जैसे सर झुकाए हुए कोई एक महान संस्कृति अनावश्यक रूप से सर झुकाए हुए चल रही थी, उसको आडवाणी जी ने एक संघर्ष उसके लिए छेड़ा कि नहीं, सीना तान के चलो, गर्व से चलो, अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी के लिए हमेशा ये उसको गर्व से कहो, गर्व से रहो। तो ये जो चेंज आज आया है, तो मैं कहीं ना कहीं कहूंगा ये जो वट वृक्ष आज आपको दिखाई पड़ रहा है, निश्चित रूप से उसका बीजारोपण आडवाणी जी और अटल जी ने किया था जी। बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि लालकृष्ण आडवाणी जी का जो पूरा जीवन रहा है वो निष्काम भाव से राष्ट्र निर्माण के लिए एक तरह से समर्पित रहा है। क्या कहेंगे आप इस पर सर? बिल्कुल, निश्चित रूप से। देखिए, वो बाद में कुछ ऐसी घटनाएं हुई, आप देखिए अयोध्या में जो कांड हुआ, बाबरी विध्वंस का जो भी रहा, उस पर उनका नाम आया जी, उन पर मुकदमा चला बहुत सारा। एक बार एक डायरी में उनका हवाला केस में नाम आया, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो आप देखिए कि उनके सामने संकट पे संकट आते रहे, लेकिन वो संकटों से लड़ते रहे जी। जैसे मैं तो हमेशा एक चीज का, एक बात को मानता हूं कि किसी वो एक दार्शनिक की एक उक्ति है कि जीवन का मूल्य उसकी गरिमा में है, उसकी सफलता में नहीं। सफलता के पैमाने कई बार आके जाते हैं कि आप प्रधानमंत्री बने, फलाना बने या नहीं बने, लेकिन आडवाणी जी का जो एक गरिमामय जीवन रहा है वो सफलता से बहुत ऊपर होता है। वो एक संघर्ष के वो रहे हैं, उन्होंने संघर्ष किया। और मैं खुद कह रहा हूं इस बात को कि आज का जो आधुनिक भारत, जो एक विकसित भारत दिखाई पड़ रहा है, जिसकी नींव पड़ चुकी है, जो हम लगातार विकास के दौर में आज दुनिया हमको पहचानने लगी है, सलाम करने बिल्कुल। लगी है। राम कृपाल जी, थोड़ी देर के लिए आपको यहाँ रोकना चाहेंगे, क्योंकि इस वक्त हमारे साथ लालकृष्ण आडवाणी जी की बेटी प्रतिभा आडवाणी जी हैं और उन्होंने ट्वीट किया। उनसे बता दें आपको, उनका एक छोटा सा वीडियो, एक टिकटैक हमारे पास है, उनका सुन लेते हैं वो क्या कह रही हैं। देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री, पूर्व गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं लालकृष्ण आडवाणी जी की बेटी प्रतिभा आडवाणी। एक गौरव का पल एक तरह से कह सकते हैं, जब देश के सर्वोच्च जो सम्मान है भारत रत्न, उससे आज आडवाणी जी को सम्मानित किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। बहुत सच में, वास्तव में बहुत गौरव का पल है। और दादा का जीवन, उनकी जीवन यात्रा देखते हुए मुझे लगता है ये इस पड़ाव पर उनको मिलना बहुत, हम परिवार वालों के लिए बहुत खुशी की बात है। दादा ने अपना सर्वोच्च जीवन देश सेवा में लगाया,
तो इस तरह से उनका सम्मान मिलना उनको, मुझे बहुत खुशी है। मेरे भाई जयंत को बहुत खुशी है, पूरे परिवार को बहुत खुशी है। एक कमी जो मैं महसूस करती हूँ मेरी माँ की है, बिकॉज़ दादा के योगदान में और उनके जीवन में माँ का बहुत बड़ा हाथ रहा है। उनकी सफलता में उनका पूरा साथ उन्होंने दिया। माँ की बहुत याद आती है। जो भी लोग राजनीति में हैं, और जब राजनीति में शुचिता की बात होती है, ईमानदारी की बात होती है, आदर्शों की बात होती है, तब जो बिरले नेता भारतीय इतिहास में अक्सर जिनका जिक्र होता है उसमें लालकृष्ण आडवाणी जी का जिक्र होता है। क्या एक संदेश उस नई पीढ़ी को, युवा पीढ़ी को जो राजनीति में है, चूँकि एक राजनीतिक दल के नेता के तौर पर ही नहीं, हमने देखा है कि जब भी वो अलग अलग पदों पर रहे, जिस तरह से उन्होंने उस पद पर रहते हुए कार्य किया, वो भी एक उदाहरण है देश के सामने। बिल्कुल उदाहरण है। और जिस तरह से आपने कहा शुचिता का जीवन उन्होंने जिया है, एक जीवन भर में उनके लंबे राजनीतिक सफ़र में जो 7 दशक से भी ऊपर का रहा है, उसमें जब एक दाग वो हवाला कांड का लगा, एकदम तुरंत उन्होंने अपनी सदस्यता से इस्तीफ़ा दे दिया था, पार्लियामेंट की सदस्यता से, और ये प्रण किया था कि जब तक मेरा नाम इससे क्लियर नहीं होगा मैं वापस पार्लियामेंट नहीं जाऊंगा। मुझे लगता है ये अपने आप में एक उदाहरण है, और मुझे ऐसा कोई स्मरण नहीं आता कि ऐसा कोई उदाहरण किसी और ने पहले पेश किया। तो सच में जो उनकी जो मान्यता हमेशा रही है कि भारतीय राजनीतिज्ञों को जो देश को चला रहे हैं उनको स्वयं एक एग्जाम्पल बनना चाहिए, ताकि ना केवल बाकी राजनेता पर देश के सभी लोग उससे प्रभावित हो सके। तो उन्होंने अपने जीवन में ऐसा ही किया है। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि उनको पैसे का कभी भी समझ भी नहीं है। अगर मैं उनको बोलूँगी आपको 100 और 10 रुपये के नोट में अंतर समझ आए, उनको वो समझ नहीं आया। उनको पैसे से कभी कोई काम नहीं पड़ा। एक रोचक किस्सा ये कि एक बार वो ट्रेन में जा रहे थे, उस समय गृह मंत्री थे राष्ट्र के। सुबह चाय मंगाई और देखा कि जेब में पैसे नहीं हैं। आमतौर पर उनके जेब में 100, 200, 300 रुपये से ज़्यादा नहीं होते थे, और वो भी किसी मंदिर में डलते थे चढ़ावे के रूप में। उस सुबह पैसे नहीं थे, उन्होंने चाय वापस लौटा दी। तो जब वापस घर आए और मुझे ये किस्सा बताया, ऐसे दादा आप किसी से भी लेके दे सकते थे उनको पैसे। बोला नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगा कि मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने चाय भी लौटा दी। तो वो इस तरह के इंसान रहे हैं हमेशा, और ये मुझे लगता है कि सबके लिए बहुत प्रेरणादायक है। भारतीय राजनीति में जब जब लालकृष्ण आडवाणी जी का नाम हम देखते हैं कि जब भी चर्चा होती है, एक रथी के तौर पर राम रथ यात्रा और बीजेपी की तमाम यात्राएं और रथ को भारतीय राजनीति में एक तरह से कहे कि एक आंदोलन के तौर पर देखें, एक यात्रा के तौर पर देखें, नेताओं के लिए वो जब भी याद आता है तो सबसे पहले लालकृष्ण आडवाणी जी का नाम सामने आता है। तो उस तरह किस तरह से आप देखते हैं? आज हम देख रहे हैं कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी हुई है और एक उसके लिए बड़ा आंदोलन चलाया था लालकृष्ण आडवाणी जी ने। दादा जब राम आंदोलन का हिस्सा बनने का उन्होंने निर्णय लिया, राम जन्मभूमि आंदोलन का, तो उनके मन में एक ही बात थी कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों के पास मेरा संदेश पहुँचे। तो यात्रा का स्वरूप उस तरह से उनके मन में आया, और मैंने देखा कि वास्तव में एक बहुत ही कारगर और बहुत ही इफ़ेक्टिव टूल है टू बी इन टच विद पीपल। और राम रथ यात्रा, उसके बाद 6 और यात्राएं थी। उनकी आखिरी यात्रा थी 2011 में जन चेतना यात्रा, और मुझे भी सौभाग्य मिला उनके साथ उनकी यात्राओं में साथ उनके रहने का। और मैं देखती थी कि एक अजीब ऊर्जा है, एक बहुत ही लोगों से संपर्क में जो उनको ऊर्जा मिलती है, दिल भाव विभोर हो जाता था मेरा। लोगों का उनके प्रति सम्मान देख के, उनमें विश्वास देख के, लिटरली आई यूज्ड टू हैव टीयर्स इन माय आईज। और ये बहुत ही उन्होंने इस माध्यम से एक कम्युनिकेशन माध्यम उन्होंने इस्टेब्लिश किया। और राम रथ यात्रा के दौरान तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट बहस छिड़ी सूडो सेक्युलरिज्म और सेक्युलरिज्म पे, तो उसको भारतीय परिवेश में लाने का श्रेय मैं दादा को देती हूँ। और आज बहुत खुश हैं कि राम मंदिर अपने स्थान पर है। कोई संस्मरण बताना चाहेंगे जब ऐलान हुआ था भारत रत्न का उनके नाम पर, और आज हम देख रहे हैं कि उन्हें सम्मानित किया गया? कोई बात जो उन्होंने कही हो जो आप साझा करना चाहें दर्शकों? मैंने एक साक्षात्कार के दौरान अभी एक बात बहुत महत्वपूर्ण उनके जीवन की जो रही है वो ये कही है कि वो हमेशा मानते हैं कि जीवन आपके सामने एक विकल्प रखता है कि या आपको सार्थकता मिलती है या आपको सुख मिलता है। और वो हमेशा यही कहते हैं कि मुझे जीवन में सौभाग्य ये प्राप्त हुआ कि मुझे दोनों सार्थकता भी मिली
और सुख भी मिला और भरपूर मात्रा में मिला। मुझे लगता है दिस लेवल ऑफ कंटेंटमेंट, अगर इतना संतोष किसी के जीवन में हो तो इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता। और उसके ऊपर तो सोने पे सुहागा है ये भारत रत्न। तो ये पिछले इतने दशकों के अपने राजनीतिक जीवन में उन्होंने जो जो कार्य किए, मैं मानती हूँ ये एकदम सर्वश्रेष्ठ और लोगों के लिए उदाहरण वाले कार्य हैं। बहुत धन्यवाद। प्रतिभा आडवाणी लालकृष्ण आडवाणी की बेटी है, उन्हें भारत रत्न से आज सम्मानित किया गया है। कैमरामैन उत्तम तिवारी के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो प्रतिभा आडवाणी अपनी यादें हमारे साथ शेयर कर रही थी डीडी न्यूज़ के साथ। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार राम कृपाल जी जुड़े हुए हैं। राम कृपाल जी, एक बार फिर आपका हम स्वागत करते हैं डीडी न्यूज़ पर। और जैसा कि अभी हमने देखा कि लालकृष्ण आडवाणी की बेटी प्रतिभा आडवाणी अपनी यादें हमारे साथ साझा कर रही थी और याद कर रही थी जो उनके बीते हुए पल थे। और ख़ास बात जो निकल कर आती है उनके जीवन की, जो उन्होंने बात की, राजनीतिक जीवन तो उनका ख़ास रहा ही है और स्पेशल रहा है, लेकिन जब मानवता की बात आती है, उनके नर्म हृदय की बात आती है, तब भी आडवाणी जी का चेहरा हम सबके मस्तिष्क में उभर आता है। क्या कहेंगे इस पर आप? बिल्कुल। देखिए, प्रतिभा जी ने जो कहा और जो मैं वही पहले कह रहा था कि मैंने कहा था कि जीवन का मूल्य उसकी गरिमा में है, उसकी सफलता में नहीं। प्रतिभा जी ने भी यही करीब करीब दोहराया। उन्होंने कहा कि आडवाणी जी ये मानते थे कि उन्हें सार्थक, मतलब एक सार्थकता अपने जीवन में महसूस हुई जो भी उन्होंने किया। और मैं समझता हूं कि अगर कोई व्यक्ति संतुष्ट होता है कि उसने एक सार्थक काम किया है तो इससे बड़ी कोई और चीज होती नहीं है, क्योंकि वो आनंद, एक तरह से कहते हैं जिसको ना, सफलता से बड़ी चीजें होती है कि मैंने कोई सार्थक काम किया है। उसमें जरूरी नहीं होती, वो गरिमा होती है। और आडवाणी जी का जीवन जैसा उन्होंने बताया कि देखिए, एक चीज है, राजनीति में कहा जाता है कि आइडियोलॉजी एंड डिप्लोमेसी गो टुगेदर, यानी विचारधारा और रणनीति दोनों साथ चलती हैं। आडवाणी जी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने शुचिता और एक तरह से नैतिकता, इसको बहुत ऊपर रखा। उन्होंने ये ख्याल रखा कि कभी भी रणनीति जो है वो आदर्श का उल्लंघन न करे, वो मेरे लिए रणनीति महत्वपूर्ण न हो जाए, आदर्श। और जीवन भर उन्होंने इसका पालन किया। देखिए, मैं जो एक बात आपसे कह रहा था, कई बार क्या होता है कि 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, याद कीजिए जब सोमनाथ से रथ यात्रा शुरू की थी, कई बार क्या होता है कि आपकी यात्रा जो होती है, आपका सफर जो होता है, वो मंजिल से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल। और बेसिकली जैसा मैंने कहा कि वो भारतीय मानस में एक तरह से राष्ट्रीय पुनर्जागरण का काम था। वो जरूरी नहीं था कि कुछ पता नहीं कब मंदिर बनेगा, नहीं बनेगा, क्या होगा, लेकिन उस रथ यात्रा से वो बाद में पटना में गिरफ्तार भी कर लिए गए, सारी चीजें हुई, लेकिन उसने जो एक जनमानस में एक जागृति पैदा की अपनी पहचान के लिए, अपनी आइडेंटिटी के लिए। तो एक जो कल्चरल, मैं उसको सांस्कृतिक पुनर्जागरण कहता हूं, अगर उसका श्रेय किसी को, और जिसकी पूर्णाहुति हुई 22 तारीख को अयोध्या में, वो एक पड़ाव है, उसको मैं सफलता का एक पड़ाव मानता हूं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी, जैसा मोदी जी भी कहते हैं, हजारों साल की गुलाम मानसिकता से हम उबर के बिल्कुल ये कहा जा सकता है राम कृपाल जी के कहीं ना कहीं जो लालकृष्ण आडवाणी का पूरा जीवन रहा है बहुत संतोषजनक रहा है और उन्होंने अपने पूरे जीवन में जो नैतिकता दिखाई है वाकई वो आज इसके हकदार हैं कि उन्हें जो आज उन्हें सम्मान दिया गया है वो उसके वाकई हकदार रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। और दिग्गज बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी के बेटे जयंत आडवाणी ने अपने पिता को भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किए जाने पर खुशी जताई। दूरदर्शन संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने जयंत आडवाणी से खास बातचीत की। देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री, पूर्व गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को सम्मानित किया गया है देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से। हमारे साथ हैं लालकृष्ण आडवाणी जी के बेटे जयंत आडवाणी। ये एक परिवार के लिए प्रसन्नता का प्रसंग है
और हम सब आज बहुत ही निश्चित रूप से प्रसन्न हैं। आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। एक लंबा अनुभव उनका रहा है सार्वजनिक क्षेत्र में। बहुत वर्षों तक उन्होंने संसद में कार्य किया, भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य किया, और आज हम सबको बहुत प्रसन्नता है कि उम्र के इस पड़ाव पर जब वो पहुंचे हैं तो उन्हें भारत सरकार ने भारत रत्न से सम्मानित किया है। मैं धन्यवाद देता हूं भारत सरकार का, श्री नरेंद्र मोदी जी का, कि आडवाणी जी के योगदान को आज भारत सरकार ने सराहा है। कोई संस्मरण जो आप साझा करना चाहें, राजनीतिक जीवन में किस तरह का जीवन होना चाहिए, आप लोगों से जिक्र करते रहे होंगे, कोई आप बताना चाहें डीडी न्यूज़ के दर्शकों के जरिए? देखिए, राजनीतिक क्षेत्र में उन्होंने जब इतने वर्ष काम किया तो वो लगातार एक ही बात पर बल देते थे कि पब्लिक लाइफ में आपका कंडक्ट किस प्रकार का होना चाहिए। उन्होंने हमेशा कोशिश की कि अपने आप को किसी भी बुराई से दूर रखें। जो राजनीतिक क्षेत्र में खास करके जब आप सत्ता में होते हो तो उसमें जिस प्रकार की नेगेटिविटीज़ आ जाती हैं, नकारात्मक चीज़ें आपके साथ जुड़ जाती हैं पावर के साथ, तो उन नेगेटिव चीज़ों को किस प्रकार से दूर रखा जाए, इसका आडवाणी जी ने हमेशा ध्यान रखा। जयंत आडवाणी जी ये कह रहे थे कि दरअसल राजनीति में जीवन कैसा होना चाहिए, पब्लिक लाइफ में कैसा जीवन होना चाहिए, इसके एक उदाहरण के तौर पर लालकृष्ण आडवाणी जी को देखा जाता है कि किस तरह से उन्होंने एक शुचिता का उदाहरण पेश किया। कैमरामैन उत्तम तिवारी के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज़, दिल्ली। तो आज भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी के आवास पर उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, और आज वाकई ये गौरवान्वित पल रहा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अनुमति दें, नमस्कार। दुनिया की बिसात, शहमात का खेल, वैश्विक कूटनीति, सियासी तालमेल, उभरती नई विश्व व्यवस्था, पर्यावरण अर्थव्यवस्था, ग्लोबल वार्मिंग ही नहीं, ग्लोबल वार्मिंग भी, जंग का जुनून हो या शांति की पहल, सभी वैश्विक हलचल, खबर जो करे खबरदार, देश देशांतर से जिसका सरोकार, बात दुनिया जहान की, खबर दुनिया की। देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6:30 बजे डीडी नेशनल पर। दुनिया की सबसे तेज रफ्तार और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे, भारत की फिनटेक क्रांति की कहानी मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया की सफलता की, आर्थिक जगत की सुर्खियां, आम आदमी के लिए क्या है मायने, शेयर बाजार और दूसरे फाइनेंशियल मार्केट्स के तमाम अपडेट्स, कारोबार जगत की बड़ी खबरों का सटीक और सरल विश्लेषण। देखिए इकोनॉमी टुडे सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। लोकसभा चुनाव के बीच तमिलनाडु में कचहरी द्वीप श्रीलंका को सौंपे जाने का मुद्दा गरमाया। पीएम ने एक्स पर पोस्ट कर जताई नाराजगी, कहा 75 वर्षों से कांग्रेस का भारत की एकता, अखंडता और हितों को कमजोर करने का रहा है तरीका। राष्ट्रपति द्रौपदी